दोस्तों आज शाहिद कपूर की फिल्म कॉकटेल 2 रिलीज हुई है और मैं उसी का रिव्यू करूंगा। 14 साल पहले यानी कि 2012 में कॉकटेल रिलीज हुई थी और ब्लॉकबस्टर रही थी। उस फिल्म की कहानी ये थी कि दीपिका और डायना दोनों फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। डायना का बॉयफ्रेंड है सैफ अली खान और एक दिन सैफ की मुलाकात होती है दीपिका से। टाइम गुजरने के साथ ही सैफ और दीपिका की दोस्ती बहुत जबरदस्त हो जाती है, यानी कि दीपिका सैफ से बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है। बस वही कहानी कॉकटेल 2 की है। कहानी नहीं बदली है, किरदार भी नहीं बदले हैं, सिर्फ एक्टर बदले हैं। दीपिका की जगह सूखी लकड़ी कृति सेनन आ गई है, रश्मिका मंदाना आ गई है डायना की जगह और सैफ की जगह आ गया है शाहिद कपूर। यानी कि कृति और रश्मिका दोनों फ्रेंड्स हैं, शाहिद कपूर रश्मिका का बॉयफ्रेंड है। एक दिन शाहिद की मुलाकात कृति से होती है और कृति को शाहिद से प्यार हो जाता है। इस फिल्म के बनाने वालों की सीरियसनेस देखिए कि 14 साल में उनको कोई नई कहानी नहीं मिली। 14 साल के बाद उन्होंने कॉकटेल 2 में वही कहानी रखी जो कॉकटेल 1 की कहानी थी। और सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कॉकटेल 1 के ही गाने यूज किए गए हैं कॉकटेल 2 में। फिल्म में 2-3 गाने नए भी हैं और बहुत ही वाहियात किस्म के गाने हैं। यानी कि कॉकटेल 1 के जो गाने कॉकटेल 2 में यूज किए गए हैं वही हिट हैं और वही आपको याद रह जाते हैं थिएटर से बाहर निकलने के बाद। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दीपिका के सामने कृति 10% भी नहीं है, डायना के सामने रश्मिका 15% भी नहीं है, उस वक्त के सैफ अली खान के सामने शाहिद कपूर 20% भी नहीं है। यानी कि अगर कॉकटेल 1 की स्टार कास्ट बहुत ही कमाल की थी तो कॉकटेल 2 की स्टार कास्ट बहुत ही वाहियात किस्म की है। कॉकटेल 1 का प्रोड्यूसर है गोलगप्पा दिनेश विजन, कॉकटेल 2 का प्रोड्यूसर भी वही है, लेकिन कॉकटेल 2 का प्रोड्यूसर लव रंजन भी है क्योंकि उसने इस फिल्म की कहानी को लिखा है, इस फिल्म के पूरे काम को सुपरवाइज किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉकटेल 2 की कहानी वही है जो कॉकटेल 1 की थी, लेकिन कॉकटेल 2 का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही वाहियात किस्म का है, बहुत ही घटिया है। कॉकटेल 2 में एक भी ऐसा सीन नहीं है जिसको देखकर आप ये कहें कि यार ये सीन तो वैसा ही है जैसे सीन कॉकटेल 1 के थे। फिल्म का स्क्रीन प्ले इतने घटिया तरीके से लिखा गया है कि अगर कहीं ये दिखाया जाता है कि वाइन कैसे बनती है तो 10-12 मिनट तक यही चलता रहता है कि सीखिए वाइन कैसे बनती है। अगर कृति ये कह देती है कि वो तो रात को सारे कपड़े निकाल कर सोती है तो अगले 10 मिनट तक यही सीन चलता रहता है। अगर कृति ये कह देती है कि उसको कढ़ी चावल पसंद है तो अगले 7-8 मिनट तक यही सीन चलता रहता है। आप अंदाजा लगाइए कि एक ही सीन 6-7-8 मिनट तक अगर चलता रहेगा तो आपकी हालत क्या होगी। इस फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत ही घटिया है, वाहियात है। ये ऐसे डायलॉग्स हैं कि कहीं भी पब्लिक को इंप्रेस नहीं करते। किसी भी सीन में आप ये नहीं कहेंगे कि यार क्या कमाल के डायलॉग्स हैं, पता नहीं कौन क्या कह रहा है, सीन क्या चल रहा है, क्योंकि ये सब कुछ महाज्ञानी महाजीनियस लुखे लवरंजन ने लिखा है। कुछ दिनों पहले अजय देवगन की एक फिल्म रिलीज हुई थी दे दे प्यार दे 2, उसका राइटर भी लवरंजन ही था, प्रोड्यूसर भी लव रंजन था। फिल्म दे दे प्यार दे 2 को भी लव रंजन ने ठीक उसी तरह बर्बाद किया था जिस तरह कॉकटेल 2 को किया है। दे दे प्यार दे की कहानी बहुत ही बढ़िया चल रही थी और फिल्म के खत्म होने से आधा घंटा पहले भाई साहब इसने कॉमेडी शुरू की और फिल्म को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ठीक उसी तरह कॉकटेल में किया है, जैसे ही फिल्म सीरियस होती है क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है वैसे ही कॉमेडी चालू हो जाती है, क्योंकि ये महाजीनियस लव रंजन की फिल्म है। मतलब इस भाई ने हर फिल्म को क्लाइमैक्स में बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ है। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और मैंने आपको बता ही दिया है कि नया एक भी गाना ऐसा नहीं है जो आपको याद रह जाएगा। सिर्फ जो पुराने गाने हैं वही बढ़िया है और वही याद रहते हैं। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि अगर प्रीतम से कोई नया अच्छा गाना बन ही नहीं रहा था तो उस लुक्खे को म्यूजिक डायरेक्टर क्यों रखा गया। अरे भाई अगर प्रीतम आज ये कहता है कि वो नकल करके गाने नहीं बनाएगा तो फिर उसको म्यूजिक डायरेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना नकल के वो हिट गाने बना नहीं सकता। और आप यकीन कीजिए मुझे इसमें 1% भी प्रॉब्लम नहीं है अगर वो किसी गाने की नकल करता है। वो कहां से कौन सा गाना उठाता है, कहां से लाता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका गाना हिट है तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मैं तो ओरिजिनल बनाऊंगा और फ्लॉप गाना बनाता है तो इसका क्या मतलब हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि फिल्म का म्यूजिक भी बहुत ही घटिया है, वाहियात है। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो आए हाय हाय क्या कहूं भाई साहब,
होमी ने इतना घटिया किस्म का डायरेक्शन किया है, इतना घटिया किस्म का डायरेक्शन किया है कि इस आदमी को कम से कम 5 साल की काले पानी की सजा होनी चाहिए। जब मैंने कॉकटेल देखी थी तो मुझे लगा था कि एक कमाल का डायरेक्टर है, लेकिन कॉकटेल 2 देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि ये एक नंबर का चूतिया डायरेक्टर है। ये वो डायरेक्टर है जिसको डायरेक्शन का डी भी नहीं पता। आज के वक्त में इतना बड़ा चूतिया डायरेक्टर कौन हो सकता है जो एक एक सीन को 6-7 मिनट तक खींचे। एक सीन चालू हुआ और चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, 6-7-8 मिनट के बाद जाकर वो सीन खत्म होता है। मुझे इस फिल्म को देखकर ऐसा लग रहा था कि तीनों ही एक्टरों को अलग अलग स्क्रिप्ट दे दी है डायरेक्टर ने। तीनों ही एक्टरों को पता ही नहीं था कि उनको करना क्या है। तो एक तो डायरेक्शन कमजोर और ऊपर से तीनों एक्टर कमजोर, वो अपने रोल को सही निभा ही नहीं पा रहे हैं। और जो एक उम्मीद थी कि कॉकटेल का म्यूजिक बहुत ही कमाल का होगा, वो भी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि होमी का डायरेक्शन बहुत ही घटिया है। होमी को सिर्फ इतना ही पता था कि भाई यूरोप में जाकर अच्छे अच्छे लोकेशंस दिखाने हैं। उसको यह बिल्कुल नहीं पता था कि फिल्म की कहानी क्या है और फिल्म की कहानी को किस तरह से पर्दे पर उतारना है। 12 साल पहले कॉकटेल 1 रिलीज हुई थी, सुपरहिट रही थी। उसके बावजूद भी आज तक बॉलीवुड के किसी बड़े एक्टर ने इसके साथ काम नहीं किया। और अब कॉकटेल 2 देखकर तो बॉलीवुड का कोई भी एक्टर इस भाई के साथ जिंदगी में कभी काम नहीं करेगा। यानी कि इस भाई के करियर की ये आखिरी फिल्म है। इसने खुद ही अपने ताबूत में कॉकटेल 2 नाम की आखिरी कील ठोक दी है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो भाई साहब क्या कहूं, आय हाय हाय। जो कृति सेनन है वो एकदम गे दिखती है, ना तो हेडलाइट्स है और ना ही बम्पर है। तो ऐसी लड़की को आप कब तक पर्दे पर देखेंगे? और ऊपर से इतनी कमाल की एक्ट्रेस भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब आप फिल्म देख रहे होते हैं तो आपको याद आता है कि यार इस रोल को दीपिका ने इतने कमाल तरीके से निभाया था, दीपिका इतनी कमाल की लगी थी, और उसके सामने कृति क्या लग रही है? कुछ भी नहीं। तो कृति को देखकर और उसकी एक्टिंग को देखकर फिल्म देखने वाले बहुत ज्यादा मायूस हो जाएंगे। रश्मिका तो बेचारी सुंदर है ही नहीं, वो एक बहुत ही एवरेज लड़की है। उसको देखकर आपके मुंह से कभी निकलेगा ही नहीं कि यार क्या हॉट लड़की है, क्या सुंदर लड़की है। और ऊपर से रश्मिका की एक्टिंग भी बहुत एवरेज है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रश्मिका को हिंदी बोलनी ही नहीं आती। जब वो हिंदी बोलती है तो एकदम मजाक लगता है। वो लड़की हिंदी डायलॉग्स भी साउथ के स्टाइल में बोल रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बुरा लगता होगा। शाहिद कपूर के होठ काले हैं, बटला है, बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन शाहिद एक्टिंग हमेशा अच्छी करता है। लेकिन इस फिल्म में शाहिद ने बहुत ही घटिया एक्टिंग की है, बहुत ही वाहियात किस्म की एक्टिंग की है। शायद उसकी वजह यह है कि शाहिद को पता ही नहीं था कि वो क्या रोल अदा कर रहा है। अगर एक लड़की के 5 डायलॉग है, दूसरी लड़की के 5 डायलॉग है, तो शाहिद का 1 डायलॉग है। शाहिद बेचारा खड़ा ही रहता है, दोनों लड़कियां आपस में बात करती रहती है, सीन चलता रहता है। हाँ, आलिम ने बहुत अच्छा काम किया है, शाहिद को बढ़िया बढ़िया पैच पहनाए हैं। शाहिद के बाल बहुत ही कमाल के लगते हैं। ऐसा लगता है कि शाहिद वाकई ही यंग है। हालांकि शाहिद यंग नहीं है, शाहिद 45 साल का है। और शाहिद जो इस फिल्म में रोल अदा कर रहा है वो 25 साल के लड़के का रोल अदा कर रहा है। तो जाहिर सी बात है शाहिद अपने रोल में फिट ही नहीं है, तो एक्टिंग बेचारा क्या करता। इस पूरी फिल्म को अब्रॉड में शूट किया गया है, तो जाहिर सी बात है लोकेशंस बहुत अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर यह एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए टाइम बर्बाद नहीं किया जा सकता, जिसके लिए अपने पैसे बर्बाद नहीं किए जा सकते, क्योंकि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। ना ही तो बढ़िया म्यूजिक है, ना ही एक्शन है, ना ही थ्रिल है, ना ही बढ़िया लव स्टोरी है, ना ही कॉमेडी है, ना ही एंटरटेनमेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इस फिल्म को अवॉइड करें, अपने पैसे बचाएं, टाइम बचाए। उस थिएटर से कम 2 किलोमीटर दूर रहे जहां ये वाहियात किस्म की फिल्म दिखाई जा रही है। मैं इस फिल्म को दूंगा 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि इस फिल्म का जो रियल लाइफ टाइम बिजनेस होगा वो मैक्सिमम 30 to 40 CR होगा। यह अलग बात है कि जो इस फिल्म का निर्माता है गोलगप्पा दिनेश विजन, वो आज 10 करोड़ रुपए के टिकट्स खरीद रहा है और वो पहले दिन का बिजनेस डिक्लेयर करेगा कम से कम 12 से 13 करोड़ रुपए। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यह आदमी इस फिल्म का 100 CR प्लस बिजनेस डिक्लेयर करेगा, रियल बिजनेस कुछ भी हो। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।